हाँ जी बच्चों, आपको ऑडियो वीडियो कैसा मिल पा रहा है जरा एक बार मेरे को मैसेज करिए। आपको ऑडियो वीडियो कैसा मिल पा रहा है, जल्दी से जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार मेरे को मैसेज करें। क्या सब कुछ क्लियर है? जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार कंफर्म करके मैसेज करें। क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी जल्दी से मैसेज करें बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अभी जरा मेरे को कंफर्म कर दो कि आपको ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है। ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर है? जल्दी से कंफर्म करें, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ओके, देखो लास्ट टाइम पर हम बात कर रहे थे सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हमने बात की थी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फिर हमने फैक्टर डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर हमने बात किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन आफ्टर इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फैक्टर डिटरमाइनिंग द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और उन सारे फैक्टर्स पर चर्चा करते हुए हमने बोला था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट से शुरुआत करेंगे कि डेब्ट का कॉस्ट, जब हम लोन लेते हैं तो उस पर्टिकुलर लोन का कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि इफेक्टिव कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 11 का सब पॉइंट नंबर 1, और यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स। कॉस्ट ऑफ डेब्ट नोट डाउन करें, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डिवेंचर स्लैश बॉन्ड स्लैश लोन एटसेट्रा इन short term debts are not covered here। तो यहां पर जो हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स रहेंगे, जो डिवेंचर हो या बॉन्ड हो या लोन हो, उन्हीं को लेकर के चलेंगे। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को यहां पर हम कवर नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स आर नॉट कवर्ड हेयर। नेक्स्ट, सच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड after tax। Such cost is calculated after tax because
interest payment is deductible for tax purpose, is deductible for tax purpose. Because interest payment is deductible for tax purpose. ये पॉइंट नोट डाउन करिए जल्दी से। कॉस्ट ऑफ डेब्ट की हम बात कर रहे हैं। इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डिवेंचर, बॉन्ड, लोन एटसेट्रा। लास्ट क्लास का टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कंटिन्यू किया है। लास्ट क्लास का टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कंटिन्यू किया है और कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डिवेंचर, बॉन्ड, लोन एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म डेट्स आर नॉट कवर्ड हियर. Short term debts are not covered here. Such cost is calculated after tax because interest payment is deductible for the tax purpose. तो जब जब हम इस टाइप की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइप की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमको आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का पेमेंट हमारा टैक्स देने से पहले ही हो जाता है, डिडक्टेबल होता है, तो हमारे लिए ये मैंडेटरी बन जाता है कि जो हमारा इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो बिफोर टैक्स पेमेंट है, हम उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करें। बच्चे कह रहे हैं इस पॉइंट का मीनिंग थोड़ा सा समझाइए सर हमको। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम बात करेंगे इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डिवेंचर, बॉन्ड और लोन। जब हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स की कैलकुलेट कर रहे हैं तो उन्होंने बोला डेब्ट्स में भी आपने कौन से वाले डेब्ट्स को कवर करना है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को। अब डिवेंचर के तौर पर हमने पैसा रिसीव किया, डिवेंचर होल्डर से हमने जो फंड कलेक्ट किया वो भी हमारा कॉस्ट में आएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स में आएगा। बॉन्ड इशू करके हमने अमाउंट रिसीव किया और उस अमाउंट पर एक फिक्स परसेंटेज से हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो भी कॉस्ट ऑफ डेट्स में आएगा। लोन अगर हमने एक लॉन्ग टर्म लोन के तौर पर जो अमाउंट लिया है, जो लोन का अमाउंट लिया है, वो लोन भी हमारा कॉस्ट ऑफ डेट्स की कैटेगरी में आएगा। ये सारे के सारे जो डेट्स हैं उन पर डिस्कशन करना है, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना है, उनका एक इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है। शॉर्ट टर्म डेट्स आर नॉट कवर्ड हियर, शॉर्ट टर्म डेट्स को इधर लेके नहीं चलेंगे। और लास्ट पॉइंट है सच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स, सच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स। इसे हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट इज डिडक्टेबल फॉर द टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो टैक्स का अमाउंट पे करने से पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है, पहले ही इंटरेस्ट दे दिया जाता है। तो वो इंटरेस्ट जो हम जब पे करते हैं तो वो बिफोर टैक्स पे करते हैं, उसको आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लेकर के चलेंगे, जैसे हम बात करेंगे प्रॉफिट, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट ₹10 लाख, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स ₹1 लाख, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स ₹1 लाख। टैक्स रेट 40%। अगर इस सारे के सारे टर्म में कहीं ना कहीं हम एक स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करें तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट है, मतलब ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से ना तो टैक्स माइनस हुआ ना ही इंटरेस्ट माइनस हुआ। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेकर के चलेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेके चलेंगे, वो रहेगा 10 लाख रुपए का। और जब हम लेस करने की बारी आती है तो पहले इंटरेस्ट माइनस होता है,
तो इंटरेस्ट करेंगे लेस इंटरेस्ट 1,00,000 रुपए और वैल्यू बचेगी 9 लाख। अब इस 9 लाख से हम माइनस करने वाले हैं टैक्स। एट द रेट ऑफ 40%, टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। तो जब 40% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 9 लाख का 40% कैलकुलेट किया जाएगा, और उससे 1,00,000 तो पहले ही इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। तो 9 लाख का 40% कैलकुलेट किया जाएगा तो वो आएगा 3,60,000। 3,60,000 इधर से माइनस किया तो ये 5,40,000 वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। तो यानी कि अमाउंट, या इसे बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो जब हमने ये 9 लाख रुपीस कैलकुलेट किया तो ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स था। तो इस बात से ये क्लैरिटी मिलती है, इस बात से ये क्लैरिटी मिलती है कि जब जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट टैक्स देने से पहले माइनस होती है। अगर इसी में अगर प्रीफरेंस डिविडेंड देने की बात होती तो प्रीफरेंस डिविडेंड पहले टैक्स माइनस होता, इसमें से माइनस होगा 5,40,000 में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से आपका प्रीफरेंस डिविडेंड और इक्विटी का डिविडेंड माइनस होता। बच्चों ये जो टैक्स होता है, ये जो टैक्स होता है, इस टैक्स से पहले वाले आइटम, इस टैक्स से पहले वाले आइटम्स को, इनको बोला जाता है अबव द लाइन, और टैक्स के बाद माइनस होने वाले आइटम को बोला जाता है बिलो द लाइन। टैक्स से पहले माइनस होने वाले आइटम्स को बोला जाता है अबव द लाइन, और टैक्स के बाद माइनस होने वाले आइटम्स को बोला जाता है बिलो द लाइन। तो अगर मैं यहां पर इसी एग्जाम्पल में मैं यहाँ इक्विटी या प्रीफरेंस का डिविडेंड लेकर के चल रहा होता, लेट सपोज डिविडेंड लेकर के चल रहा होता, डिविडेंड कोई सा भी हो सकता है, इक्विटी या प्रीफरेंस। अगर डिविडेंड हमारा यहाँ 1,00,000 रुपए का होता तो ये डिविडेंड जो एक्सपेंसेस था वो कंपनी के लिए बिलो द लाइन एक्सपेंसेस था, मतलब टैक्स माइनस होने के बाद वाला एक्सपेंसेस था। और जो इंटरेस्ट जो आइटम है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट जो आइटम है, वो अबव द लाइन हमारा आइटम है, यानी कि वो इन टैक्स देने से पहले वाला आइटम है। तो लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर यहां डिविडेंड होता तो डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस होता, और वो कितने का माइनस होता? 1,00,000 रुपए का। तो यहां जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड कैलकुलेट हो जाता 4,40,000। अब ये पॉइंट समझने का प्रयास करना बेटा, आप मुझे लगता है रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम पर भी आपको मैंने बोला था और आई थिंक आपने यही वाला क्वेश्चन पूछा था। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे हैं, और चैप्टर का हेड हमने स्टार्ट किया था सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके थे, और आज की क्लास में हमने शुरुआत करी है कॉस्ट ऑफ डेट से। क्लियर? कॉस्ट ऑफ डेट्स को हम यहाँ डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट्स को समझाने से पहले मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज आपके माइंड में डाल रहा हूँ। और जनरल नॉलेज क्या है कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमारा अबव द लाइन टॉपिक होता है, और जो डिविडेंड होते हैं वो हमारे बिलो द लाइन टॉपिक, बिलो द लाइन आइटम होते हैं।
एव द लाइन का मतलब होता है कि जो टैक्स को माइनस करने से पहले जो कुछ माइनस कर दिया, दैट इज नोन एज एव द लाइन। जैसे इंटरेस्ट की हम बात करें तो इंटरेस्ट को माइनस कर दिया हमने टैक्स को माइनस करने से पहले। लेकिन अगर डिविडेंड को बात करें तो डिविडेंड भी एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, लेकिन वो टैक्स देने के बाद पे करना पड़ता है। तो बच्चों मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि पॉइंट नंबर 3 में हमने एक पॉइंट नोट किया था, सच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट इज डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। इनका कहना है कि जो हमने इंटरेस्ट पे किया ये 1 लाख रुपए बिफोर टैक्स पे किया है, ये बिफोर टैक्स पे किया है। अगर इसी को आफ्टर टैक्स अगर इसका कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 1 लाख नहीं आएगा। 1 लाख में से 40% और माइनस कर दो, 40,000 और माइनस कर दो, क्योंकि ये 1 लाख रुपए का अगर इंटरेस्ट ना पे करते और इसकी जगह डिविडेंड पे करते तो यहां 1 लाख टैक्स माइनस होने के बाद 1 लाख नहीं रह जाता, वो 60,000 ही रह जाता, उसमें से 40,000 तो टैक्स ही चला जाता। इन्होंने बोला कि कई बार हमको इंटरेस्ट कॉस्ट टैक्स से पहले दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा अमाउंट पे कर दिया, जबकि ज्यादा अमाउंट पे नहीं किया। क्योंकि अगर ये 1 लाख रुपए आप पे नहीं करते तो 40% इसमें से टैक्स माइनस होता। अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट 1 लाख नहीं किया, आपने इंटरेस्ट का पेमेंट 60,000 ही किया है। क्योंकि डिविडेंड वालों को जो पेमेंट कर रहे हो तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से पेमेंट कर रहे हो, इसको जो पेमेंट कर रहे हो तो बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट से आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि टैक्स प्रोविजन ऐसा अलाउ करते हैं। तो यहां जो 1 लाख का पेमेंट कर रहे हो वो 1 लाख का कॉस्ट नहीं है आपका। अगर आफ्टर टैक्स कॉस्ट देखा जाए तो ये मात्र 60,000 का कॉस्ट आपको बियर करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप 1 लाख पे भी ना करते तो 40,000 तो गवर्नमेंट को आपने इस अमाउंट पर देना ही पड़ता। आपके पास कितना बैलेंस बचता? 60,000। अगर ये 10 के 10 लाख में से इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता तो यहां टैक्स माइनस होता 4 लाख और यह अमाउंट बचता 6 लाख, 60,000 बढ़ के आता मात्र। लेकिन आपने इंटरेस्ट पहले पे कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा अमाउंट गया इंटरेस्ट के तौर पर, जबकि वास्तव में उतना अमाउंट गया नहीं। तो बच्चों जब कॉस्ट ऑफ डेट्स हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बेसिकली बिफोर टैक्स ही पे कर दिया जाता है, बट सच कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करना रहेगा आफ्टर टैक्स। सच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट इज डिडक्टेबल फॉर द टैक्स पर्पज, और यही रीजन है कि हम इसे बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। इन शॉर्ट वी कैन से दैट before tax cost is converted after tax cost। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यहां पर हम बिफोर टैक्स जो हमारी कॉस्ट होगी उसे आफ्टर टैक्स कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए बच्चों ये पॉइंट आपका नोट डाउन हो गया, एग्जाम्पल भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एग्जाम्पल आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई समस्या हो तो यहाँ तक आप राइट डाउन करें, आप नोट डाउन करके बताएं। और अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। कॉस्ट ऑफ डेट्स की हमने यहाँ बात की। तो कॉस्ट ऑफ डेट्स हमें कैलकुलेट करना पड़ता है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू होता है, कॉस्ट ऑफ डेट्स को प्यार से केडी बोलते हैं, शॉर्ट में केडी बोलते हैं। तो केडी बिफोर टैक्स, केडी बिफोर टैक्स, केडी कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स में से हम मल्टीप्लाई कर दें अगर 1 माइनस टैक्स रेट का, कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स में से अगर माइनस कर दें 1 माइनस टैक्स रेट, तो आपका आ जाता है केडी आफ्टर टैक्स।
कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स में से अगर हम माइनस कर दें 1 माइनस टैक्स रेट तो आपका आ जाएगा केडी आफ्टर टैक्स। अब ये केडी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट रहेगा हाउ टू कंप्यूट केडी बिफोर टैक्स। KD before tax is computed for irredeemable debts or redeemable debts। irredeemable debts and redeemable debts for irredeemable debts cost of debts before tax is calculated as under KD before tax is equal to इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय SB और कई जगह इसे NP भी बोल दिया जाता है, NP इंटू 100, SB और NP इंटू 100। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SB, SB इज इक्वल टू सेल वैल्यू और NP इज इक्वल टू नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड भी सेल वैल्यू की ही बात करते हैं, नेट प्रोसीड भी सेल वैल्यू की बात करते हैं। तो कोई भी अगर हम सिक्योरिटी, डेप्ट सिक्योरिटी मार्केट में सेल कर रहे हैं, उससे जो भी पैसा आ रहा है उसे नेट प्रोसीड बोला जाता है और उसी पैसे पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, या उसे SB सेल वैल्यू भी बोला जाता है। अब अगर हम SB या NB की बात करें, SB स्लैश NP, SB स्लैश MP यानी सेल वैल्यू या नेट प्रोसीड की बात करें, ये कैसे कैलकुलेट होती है, फेस वैल्यू ऑफ डेट्स या स्लैश इश्यू प्राइस। कई बार हमारा फेस वैल्यू ही हमारा इश्यू प्राइस होता है। 10 रुपये का डिवेंचर है, 10 रुपये में इशू कर दिया तो फेस वैल्यू भी सेम या डिवेंचर भी सेम। तो कई बार अगर इश्यू प्राइस नहीं दे रखा तो फेस वैल्यू को ही हम इश्यू प्राइस अज्यूम कर लेते हैं। फेस वैल्यू ऑफ डेट्स स्लैश इश्यू प्राइस ऑफ डेट्स माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ डेट्स incurred at the time of issue, incurred
एट द टाइम ऑफ इशू, इसी को बोला जाता है बच्चों इशू एक्सपेंसेस। इशू एक्सपेंसेस या इन्हीं को कई बार क्या बोला जाता है, इशू एक्सपेंसेस। जो इशू से कनेक्टेड आपके एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ डेट्स इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इशू, या इन्हीं को बोला जाता है इशू एक्सपेंसेस। इन्हीं को बोला जाता है इशू एक्सपेंस। एस बी स्लैश एन बी, एन पी, सेल वैल्यू स्लैश नेट प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ डेट्स स्लैश इशू प्राइस ऑफ डेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ डेट्स इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इशू। चलो जी, अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल से कवर करने का प्रयास करते हैं। यहां तक हमने नोट किया, एक एग्जाम्पल नोट करो, उससे हमको समझ में आएगा कि कैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कंपनी इश्यू, कंपनी इश्यू 8% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 each, number of debenture 2 लाख, नंबर ऑफ डिवेंचर 2 लाख। बेटा FMSM चल रहा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा था वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर 2 लाख, इशू एक्सपेंसेस $20,000, इशू एक्सपेंसेस 20,000। कंप्यूट KD बिफोर टैक्स, कंप्यूट KD बिफोर टैक्स। कंप्यूट KD बिफोर टैक्स। तो हमने यहां पर KD बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। कंप्यूट KD बिफोर टैक्स, नोट डाउन करें बच्चों यहां पर। अब हमने यहां पर कैलकुलेट करना है, जब KD बिफोर टैक्स के लिए एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना देना पड़ेगा हमको, ये 8% डिवेंचर है, इसका मतलब 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 100 रुपये का एक है और नंबर ऑफ डिवेंचर है 2 लाख, तो ये 2 करोड़ रुपए की वैल्यू पर हमको 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 करोड़, क्योंकि 100 रुपये का एक डिवेंचर है, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 लाख मल्टीपल बाय 100, तो ये होगी डिवेंचर की वैल्यू। और इस पर 8% अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 100, रिजल्टिंग फिगर 2 करोड़ की वैल्यू पर अगर हम 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगी हमारी 16 लाख। एक साल में हमारा 16 लाख का इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होकर के आएगा। क्लियर? 16 लाख रुपए का हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और हमने फंड कितना लिया, नेट प्रोसीड हमारे पास कितने आए, हर एक साल हमको 16 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये जो अरेंजमेंट हमने किया है, इस अरेंजमेंट से हमारे पास फंड कितना पहुंचा, पैसा कितना पहुंचा, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड या इसी को बच्चों हम क्या बोल के चलेंगे, SB, सेल वैल्यू हमको कितना मिला, तो 2 लाख डिवेंचर हमने इशू किए। एक डिवेंचर 100 रुपये का यहाँ पर बोला गया, तो इशू प्राइस भी हम 100 रुपये एज्यूम करके चल रहे हैं, जो फेस वैल्यू वही इशू प्राइस एज्यूम करके चल रहे हैं। बट इन्होंने बोला कि यहाँ जो हमारे खर्चे हो चुके हैं, एक्सपेंसेस हो चुके हैं, वो 20,000 रुपये के खर्चे हो चुके हैं। तो 2 करोड़ रुपए में से, 2 करोड़ रुपीस में से माइनस कर दो 20,000, तो वैल्यू रहेगी 1 करोड़ 99,80,000। 1 करोड़ 99,80,000 का हमारा नेट प्रोसीड रहेगा, जो हमको फंड मिला। 1 करोड़ 99 लाख, 1 करोड़ 99,80,000 का मिला फंड, और उस पर जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं
वो इंटरेस्ट का पेमेंट ईच एंड एवरी ईयर 16 लाख करोगे तो इफेक्टिवली आपका जो इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा वो 8% रहेगा, 8% से ज़्यादा हो जाएगा, 8% से ज़्यादा हो जाएगा। और यही एक्चुअल कॉस्ट हमको कैलकुलेट करना होता है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स बिफोर टैक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीपल बाय 100। तो इंटरेस्ट है 16 लाख का, मल्टीपल कर दो 100 का, और नेट प्रोसीड 1,99,80,000। रिजल्टिंग फिगर 8.008 8.008 आ रहा है। तो आप इसे लिख सकते हो 8.01%, क्योंकि तीसरे प्लेस पर 8 आ रहा है तो उसको हमने सेकंड प्लेस पर ला करके उसका 1 बना देंगे। 8.01% आपका कॉस्ट ऑफ डेट्स कैलकुलेट हुआ बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट रेट था आपका 8%, ऐसा लग रहा था 8% पे करना पड़ रहा है हमको, नहीं, हमको 8% से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, 8.01% पे करना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो पैसा हमको इफेक्टिवली मिला है ना, वो हमको 2 करोड़ नहीं मिला, 1,99,20,80,000 ही मिला है। 20,000 तो उस फंड को कलेक्ट करने में ही खर्च हो गया। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं 1,99,80,000 का फंड मिला, और ये जो फंड मिला उस पर पेमेंट हमको ईच एंड एवरी ईयर 16 लाख ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 2 लाख डिवेंचर 100 रुपये वाले इशू किए हैं, तो आपको इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पर ही देना पड़ेगा, लेकिन आपको फंड कम मिला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इफेक्टिव कॉस्ट जब हमने कैलकुलेट किया इस डेट्स का तो 8.01% यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आया। और सारे बच्चे मुझे बताएं, यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई परेशानी? क्या सबको एकदम से क्लियर समझ में आ रहा है? क्या कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलो बच्चों बोलो, क्या कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। अभी मैं आपको बिफोर टैक्स कैलकुलेशन करवा रहा हूं, धीरे धीरे करके हम प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे और फिर हम आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। डिवेंचर इश्यू, डिवेंचर इश्यू 1 लाख एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच। इशू एक्सपेंसेस ₹2 लाख, ₹2 लाख। इशू एक्सपेंसेस ₹2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। compute cost of debts before tax, compute cost of debts before tax। example number 2, solution। compute cost of debts before tax, compute cost of debts before tax।
इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपने। ये अभी इसका चेंज हो गया है, ये देखिए, ये यहाँ से ड्रैग करके से कर लेना, ये साइज जो ना एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको ये देखना चाह रहा है। ठीक है, ये डाउन साइड से भी ना आपने ऐसे करके इसे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जब ये ओपन होके आ रहा है ना तो ऑटो एडजस्ट नहीं हो रहा अपडेट की वजह से। चलिए, क्या बच्चों आपको ये सारा का सारा फैक्ट, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया आपका? जल्दी से मेरे को बताइए। कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ डेट्स आपका कैलकुलेट हो गया बिफोर टैक्स? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स आपका कैलकुलेट हुआ क्या? चलिए, तो कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा इस पर? 10%। और इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कितना है? 1,00,000 रुपए के डिबेंचर हैं 10 रुपये वाले, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,00,000 मल्टीपल बाय 100। ये तो वैल्यू हो गई जिस पर हमें इंटरेस्ट देना है, लेकिन इंटरेस्ट किस रेट से देना है? 10% के रेट से देना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ मल्टीपल बाई 10 डिवाइड बाई 100%, हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। रिजल्टिंग फिगर जो कैलकुलेट होकर के आएगी आपकी 10 लाख। 10 लाख आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10 लाख रुपीस का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम नेट प्रोसीड की बात करें, एनपी की अगर हम बात करें, नेट प्रोसीड इज इक्वल टू होता है हमारा जो इशू से हमको जो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, इशू प्राइस माइनस इशू प्राइस, तो 1,00,000 के डिवेंचर 100 रुपीज़ में हमने इशू किए और इसमें से खर्चा कर दिया 2,00,000 रुपए का, तो इशू एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो 1 करोड़ माइनस 2 लाख, तो 98 लाख वैल्यू इधर आपकी आ जाएगी। 98 लाख वैल्यूज आपकी कैलकुलेट होकर के आएंगी। तो 1 लाख मल्टीपल बाय 100 इज इक्वल टू 1 करोड़ माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 98 लाख। 98 लाख। और बच्चों हम इधर, और बच्चों शट द डोर, हम इधर बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स इज इक्वल टू हमारा आएगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। तो इंटरेस्ट है बच्चों 10 लाख का, नेट प्रोसीड 98 लाख मल्टीपल बाय 100, नेट प्रोसीड 98 लाख। तो 10.204 आ रहा है, 10.204 आ रहा है, तो 10.20 या फिर 10.2 ही रहने देते हैं बेटा। प्रियांशी से 204 की जगह ना फिर हम 10.3 नहीं करेंगे उससे। अगर 205 होता तो 10.21 हो जाता वो, मतलब हम उससे पहले वाली फिगर में एक इंक्रीज करते हैं। क्लियर? रॉन्गली टाइप हो गया, तो ये हो जाएगा 10.20% हमारा कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स आएगा। बहुत सिंपल सिंपल एस्पेक्ट से आपको कवर करा रहा हूँ, बहुत इजी इजी एस्पेक्ट से आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं तो आगे का समझ पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर आगे घूमते रह जाओगे।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जल्दी से मेरे को एक और एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करके बताइए। लोन टेकन या लॉन्ग टर्म लोन टेकन ₹10 lakh, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम, लोन प्रोसेसिंग चार्ज ₹40,000, other charges for loan arrangement ₹10,000, compute cost of debts before tax, compute cost of debts before tax solution। लोन लिया 10 लाख रुपए का और इस पर इंटरेस्ट रेट है आपका 12% पर एनम। लोन प्रोसेसिंग चार्ज हैं आपके 40,000 के और अदर प्रोसेसिंग चार्ज, अदर चार्ज फॉर लोन अरेंजमेंट है 10,000। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले बच्चों इधर हमको कैलकुलेट जो करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, खर्चे क्या हुए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने कॉस्ट ऑफ डेट्स कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ डेट्स अगर हमने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट आएगा 10 लाख का 12% इज इक्वल टू 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। साथ ही साथ में नेट प्रोसीड आएगा आपका, लोन अमाउंट है 10 लाख का, लोन अमाउंट है 10 लाख का, उसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, और वो है 50,000 के, 40,000 का एक है और 10,000 का एक एक्सपेंसेस है। तो नेट प्रोसीड आएगा हमारा 9,50,000। और अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो आएगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000 9,50,000 मल्टीपल बाय 100, रिजल्टिंग फिगर multiple by 100 divided by 9,50,000 12.63 के बाद 1 है तो 63% हमारा कॉस्ट ऑफ डेट्स यहाँ बनता है। तो बच्चों अभी हमने जो कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हमको अपारेंटली लग रहा था कि 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 12% इंटरेस्ट ना होकर के इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 12.63%। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स हमारा आ रहा है 12.63%। अगर हम यही कॉस्ट ऑफ डेट्स आफ्टर टैक्स निकालें
एग्जाम्पल नंबर 4 नोट करें। सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 3, suppose in example number 3 tax rate is equal to 40%, tax rate is equal to 40%, तो compute KD आफ्टर टैक्स। अभी बिफोर टैक्स था, अभी हमको आफ्टर टैक्स निकालना है। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में बेटा दो रास्ते हैं आपके पास। तो एक तो देसी तरीका है जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा बट आपको टाइम लगेगा, और एक आपका फॉर्मूला मेथड है जिससे आपका फटाफट से जल्दी से कैलकुलेट होगा बट समझ में थोड़ा कम आएगा। तो पहले देसी तरीके से हम इसे कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, चलिए। बच्चे कह रहे हैं सर पहले जिससे समझ में बेहतर आएगा पहले उसे समझाइए, देसी तरीका बताइए। तो सपोज इन एग्जांपल नंबर 3 है, तो दोबारा से हमको केडी बिफोर टैक्स तो कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वही सारी फिगर से तो केडी बिफोर टैक्स तो सेम ही कैलकुलेट होकर के आएगा। तो केडी बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 12.63% हमारा आ रहा था। आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब इसमें से 40% टैक्स माइनस कर दो। तो केडी आफ्टर टैक्स माइनस 12.63 का ही 40% आपने इधर से माइनस कर देना है। तो इसका 40% कैसे माइनस करोगे? 12.63 मल्टीपल बाई 40 डिवाइडेड बाई 100। तो 12.63 माइनस अब 12.63 का 40% माइनस करोगे तो 12.63 मल्टीपल बाई 40 डिवाइडेड बाई 100 करने पर आपको रिजल्ट आएगा 5.052। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। अब इस वैल्यू को माइनस कर दोगे अर्लियर वैल्यू में से माइनस 12.63, तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी बच्चों 7.578%। 7.578%। क्लियर? ये तो था बच्चों हमारा देसी तरीका कि अगर हमको आफ्टर टैक्स वैल्यू निकालनी है तो जितना परसेंटेज टैक्स है सेम वैल्यू पर उतना परसेंटेज टैक्स कैलकुलेट कर लो और वही टैक्स का अमाउंट माइनस कर दो। इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमारा केडी आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इज इक्वल टू केडी बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो बेटा टैक्स रेट अगर परसेंटेज में उसे पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो 40% को 0.40 बोलेंगे, 50% को 0.50 बोलेंगे, 60% को 0.60 बोलेंगे, 30% को 0.30 बोलते हैं। तो केडी बिफोर टैक्स है हमारा बच्चों 12.63, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट हमारा 40% तो 1 माइनस 0.40 या 0.40 नोट डाउन कर लो या 0.40, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट से पहले जीरो लगाने का। तो ये वैल्यू आएगी 12.63 मल्टीपल बाई 1 में से 0.40 माइनस रहेंगे तो 0.60 बचेंगे। तो 0.60 का मल्टीप्लाई होगा 12.63 में, तो 12.63 मल्टीपल बाई 0.60 रिजल्टिंग फिगर 7.578%। 7.578। तो दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम आ रहा है, चाहे आप देसी तरीके से कर लो या फॉर्मूला मेथड से कर लो। फॉर्मूला मेथड में कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करा दिया, समझ में नहीं आया, 1 माइनस टैक्स रेट, इफेक्ट पता नहीं कैसे आ रहा है। इफेक्ट आप ये समझिए,
इधर देखो 12.63 में से 12.63 का ही 40% टैक्स माइनस कर दो तो ये आफ्टर टैक्स हो गया। क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के तौर पर सीखा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ देसी मेथड। जल्दी से बताइए, सबको समझ में आया? मेथड दोनों इजी है बेटा, लेकिन सेकंड ऑल्टरनेटिव मेथड में कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि ये 1 माइनस टैक्स रेट का इम्पैक्ट आपको समझ में नहीं आता कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो अब देसी मेथड देखने के बाद आपको सेकंड का इम्पैक्ट भी समझ में आ रहा है। बताइए बच्चों, कोई समस्या यहां तक? ओके, चलिए बेटा, तो किसी को कोई डाउट नहीं, आज की क्लास को हम इधर ही होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे, इससे आगे वाले टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और अभी आपकी मैम की क्लास होगी। मैम की क्लास का टाइमिंग आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मैसेज में आ जाएगा कितने बजे स्टार्ट होगी, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय सारे बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बेटा, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन का मतलब है कि ये हमने जो फॉर्मूला नोट कराया था ना, KD बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट, ये इफेक्ट यही है। ये तो KD बिफोर टैक्स हो गया, और 1 माइनस टैक्स रेट का मतलब है कि टैक्स का पोर्शन आपने माइनस करना है। तो टैक्स 40% है ना, तो 12.63 का ही 40% टैक्स आपने माइनस करना है। अब ये 100% अगर आपकी अमाउंट होगी 1 रुपये की अमाउंट होगी, तो उसमें से 40 पैसे टैक्स के माइनस हो जाएंगे। तो 40 पैसे टैक्स माइनस करने के बाद 60 पैसे बचेंगे, 60 पैसे। बात समझ रहे हो? 40 पैसे का टैक्स माइनस करने के बाद 60 पैसे बचेंगे। तो 1 रुपये में से 60 पैसे बचते हैं, तो 12.63 में से कितने पैसे बचेंगे? उनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू अपने आप ही कम होकर के आ गई, 7.578। क्लियर? कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो इसे। कर लो बच्चों, जल्दी से कर लो। अभी आपको प्रियांशी क्लियर हो गया? ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सेम ही है ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है, बट उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया गया है। ये 0.60 इंडिकेट कर रहा है कि आफ्टर टैक्स वैल्यू 1 रुपये की आफ्टर टैक्स वैल्यू 60 पैसे होती है, तो 12 रुपये 63 पैसे की आफ्टर टैक्स वैल्यू कितने रुपए होगी? तो बच्चों, हमने यहां पर जो डिस्कस किया है, KD बिफोर टैक्स के टाइम पर मैंने आपको फॉर्मूला नोट कराया था, KD बिफोर टैक्स इंटरेस्ट डिवाइड बाय SB और NP, और हमने कॉस्ट ऑफ डेट्स अगर आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होता था तो KD बिफोर टैक्स मल्टीपल बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ये एक फॉर्मूला हमने डेवलप किया था। तो अब ये 1 माइनस टैक्स रेट का मीनिंग क्या है, ये आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लो, उसे बाद में जाकर के आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर लो। तो आज की क्लास में मैंने कॉस्ट ऑफ डेट्स के बारे में बेसिक थ्योरी आपको नोट कराया। उसके बाद मैंने कुछ आपको बिलो द लाइन, आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स का कंसेप्ट समझाया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेट्स आफ्टर टैक्स नोट कराया, और इसके बाद फिर हम कॉन्टिन्यूस एग्जाम्पल करते गए। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ डेट्स को हम जो डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में हमने नोट किया, इसका फोटो खींच सकते हैं आप, बाद में नोट करते रहना आराम से। इसके बाद मैंने अबव द लाइन बिलो द लाइन कंसेप्ट आपको समझाया, अबव द लाइन बिलो द लाइन कंसेप्ट आपको समझाया, और अबव द लाइन और बिलो द लाइन हमने यहाँ कवर करने के बाद हम अगले मुद्दे पर अच्छे से चले, और एक एक करके एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने सारे के सारे एस्पेक्ट को समझने का प्रयास किया। बताइए बच्चों, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या होगी, जितना पोर्शन मैंने आज की क्लास में कवर कराया, और बाकी सारे रेस्ट पोर्शन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।